ताली बजाए आप सब। रुकिए रुकिए रुकिए। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। ताली बजाए आप सब मैडम के लिए। मलापन करते हुए जिला के डीपीओ साहब हैं। अधिक से अधिक 10 किलोमीटर दूर पर उनका प्रखंड होता है। प्रखंड में जाते हैं अपना काम करवाने के लिए। यदि जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बनता हो या बन भी रहा हो तो उनका सिग्नेचर उसमें डॉक्टर का नहीं हो, या अभी आ गया यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए, यूडीआईडी कार्ड के लिए भी बहुत सारे परेशान हैं। यदि यूडी कमी कहाँ है, समस्या कहाँ है, समझने की जरूरत है। और आप सब जानकारी के अभाव में लगभग 6 महीना साल भर हर काम को लेकर के बैठे रहते हैं किसी के आश्वासन में। प्रखंड में क्या कोई गया है अपना कुछ काम करवाने के लिए जो समस्या उनके पास नहीं मिल रहा क्या है? कभी आवेदन किए हैं प्रखंड में? आवेदन दिए हैं सर, 2 महीने दिन हो गया आवेदन दिए हुए। कितना दिन हो गया? 2-2.5 महीने दिन हो गया। अच्छा, और इससे अधिक समय बोले कि 11 दिन बाद आकर पता कर रहे हैं। 11 दिन बाद फिर हम गए तो बोले कभी काम नहीं। कोई बताए जो प्रखंड में? हम लोग को नहीं बना है, बोलने पर गए हैं बल्लभ में, बोल रहे हैं लोग नहीं। कितना दिन पहले गए थे? अभी हम लोग 1-2 महीने पहले गए थे। 1-2 महीने पहले। अच्छा, इनका पेंशन मिलता है? हाँ आता है। कितना उम्र हुआ आपका? उम्र हो गया 18 वर्ष के। 18 वर्ष हुआ। सर्टिफिकेट कब बनवाए थे अपना? सर्टिफिकेट बनवाया मार्च में के। तो मैंने थी बोल बेटे मैंने अंधे बानी। सर्टिफिकेट कितना दिन हो गया बनवाए हुए? 2-3-4 महीने से ऊपर मुड़ी का और ऊपर उठावा। 4 महीने से ऊपर फान आता है। अच्छा, 4 महीने से ऊपर है। हाँ। और कोई आपके साथ आए हैं? हाँ आयरलैंड हमारे बाबूजी तो देखे ना गए यहाँ लेके अभी पापा चले गए फिर? अरे वहाँ तो हम लोग गए थे वहाँ ठीक है। यही एक कमाने है इस राशन कार्ड के लिए आवेदन किए हैं? हाँ, ना कई बार किए हैं, नहीं बना है। कई बार मतलब कब किए थे? मतलब कि अभी किए 2 बार, जब कि ये वोट हुआ था तब से 2 बार किए। विधानसभा चुनाव के समय में। हाँ। सर बैठिए बाबू, आपसे बात कर लिए हैं, दूसरे का सुनने दीजिए। उसका पहले 2 बार किए हैं। देखिए हमारा 2 बार किए शादी करने के लिए। बात को सुनिए आप सब। विकलांग हो गया, 2 लड़की से आने शादी कर। अच्छा, ठीक है। देखिए, और समस्या है कहाँ? समस्या जब सरकार कर ही रही है तो समस्या का निपटारा क्यों नहीं हो रहा? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सद्या यादव जी का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आए हुए श्री निर्वास यादव जो सोशल वर्कर हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं समाज के प्रति, उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच PRO साहब लालू तुराहा जी, उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे बीच सभी दिव्यांग भाई बहन और उनके जो गार्जियन लोग आए हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। हमारा जो काम मिला है योजना है, सरकारी लाभ से वंचित है, उन योजनाओं को दिव्यांगजनों के प्रति हम हर पंचायत, ब्लॉक, नगर निगम, वार्ड स्तर पर जाकर उनके समस्याओं को सुन रहे हैं। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष रिंकू कुमारी जी भी जाती हैं और सारी समस्या जो उनके घर पे हम निपटा लेने की काम करते हैं। समस्या जो उनका हो आवेदन हम उनके घर पे लेकर, और बाकी जो है कि हम लोग 6 बजे जब आते हैं तो जिनका जो समस्या होता है हम समाज कल्याण विभाग में देने का काम करते हैं। और सबका सर्टिफिकेट यूडीआई कार्ड बन जाएगा तो उस चीज़ों को हम लोग बारी से पंचायत स्तर पर जैसे हम लोग आवेदन लाते हैं वैसे ही उसको ले जाकर उसको हम जो है जो वंचित है उनको लाभ हम दिलवाने का काम करेंगे।
तो बाकी जो है कि जो दिव्यांगजन है वही ज़्यादा महसूस कर सकते कितना उनको परेशानी होती है। हम लोग तो थोड़ा सा जो है कि इसमें सोशल वर्कर हैं तो हम लोग को एक्टिवेशन है। और बाकी लोग मेरा लक्ष्य यही है कि मतलब सबको जो जिला में जो है 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 6 महीना लगे, लेकिन सारे दिव्यांगजनों को जो है जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना है, जिन लोगों का जो है ID कार्ड नहीं बना है और इस तरह का सर्टिफिकेट वगैरह बनवा कर सबको जो है पारी से योजना का लाभ दिलाने का काम करेंगे। बिहार के लगभग सभी अनुमंडल स्तरीय कमेटी बनाएंगे और बन रहा है। ये सदर सिवान में पहुंचे हुए हैं अभी, और सिवान में रिंकू मैडम का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है इस कार्यक्रम को सभा को करने के लिए, हम लोग को व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए, हम लोग को रहने के लिए, खाने पीने के लिए हर चीज़ का व्यवस्था मैडम के द्वारा हुआ है। विशेष आभार प्रकट करता हूँ मैं मैडम का। और मैडम जो है खुद दिव्यांग है और हर दिव्यांगजनों को समस्या को सुनने के लिए, समस्या को सुलझाने के लिए कोशिश में रहती है हर समय। आप सबसे परिचय होना चाहिए, आपके क्षेत्र के, आपके जिला के हैं, आपके अनुमंडल के हैं, और मैडम का आपके साथ हर समय मदद मिलने का प्रयास रहेगा। मैडम का एक प्रोजेक्ट भी चलता है, आप सब सुनेंगे मैडम के द्वारा। उससे तो हम चाहेंगे कि मैडम से भी कुछ छोटा सा शब्द में सुन ले आप सब। मैडम आप अपना परिचय चाहिए किस लेवल से बहुत लोग नहीं जानते हैं और बताते हैं के बारे में बताएं ताकि सब दिव्यांगजन भी आपके साथ जुड़ सके और यहाँ के उनको मनोबल करें। सब किसी को नमस्कार करें। सब दिव्यांग भाई बहनों को सूचित करते हैं कि मेरा नाम रिंकू कुमारी है, सिवान जिला से बिलोंग करती हूँ, धनौती मार्ग से। अभी यहाँ सर हमको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं। जो भी दिव्यांग भाई बहनों को जो भी चीज़ की ज़रूरत है उस समस्या को हम समाधान करते हैं। पहले ID कार्ड उनका बनाना जरूरी है, उसके बाद सर्टिफिकेट, उनके बाद जो भी समस्या आती है, कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जिनका समाधान नहीं है, सबका समाधान। पहले आपका कागज़ सर्टिफाइड होना चाहिए, कागज़ सर्टिफाइड हो जाएगा सब कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। कितना लोग को दिव्यांग पेंशन नहीं मिलता है, कितना लोग को ट्राईसाइकिल नहीं है, ID कार्ड तो मतलब 95% नहीं है। सबको हो जाने के बाद सारा समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट। और आपके हर चीज दिव्यांगजनों के लिए जो समस्याएं हैं या कुछ नहीं हो पा रहा है जैसे बता रहे हैं तो परिचय होना जरूरी है। ला करके जमा करेंगे, वो 21 दिन में पेंशन का ही पास हो जाता है। ठीक है, जो भी योजना का लाभ है जिनको जानकारी नहीं है वो हमसे पूछ सकते हैं, वो खुद कार्यक्रम में प्रदेश से आए हुए प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय जी इस कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी महोदय रिंकू जी और सारे इस कार्यक्रम के पदाधिकारी और सिवान जिला से आए हुए सभी साथी का मैं हार्दिक अभिनंदन और निश्चित तौर पर किसी भी समस्या को निदान करने के लिए और किसी भी प्रकार के हक लेने के लिए उस समुदाय के उस व्यक्ति के संगठित होने की आवश्यकता पड़ती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी साधारण व्यक्ति हो, जब तक वो व्यक्ति संगठित नहीं होगा उसको हक हिस्सा कोई देने के लिए तैयार नहीं रहता है। उदाहरण के तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई मुख्यमंत्री के कुर्सी पाने के लिए अपने पार्टी के माध्यम से अपने जब बिहार के जनता को, अपने राज्य के जनता को, जो प्रधानमंत्री है वो अपने देश की जनता को संगठित करने का काम करते हैं और पार्ट वाइज में उसको विखंडित करके जिला वाइज, विधानसभा वाइज अपने लोग को संगठित करके चुनाव जीत के आते हैं तब तो वो मुख्यमंत्री बनता है। माध्यम के दिन है कि जिसके चलते वो पद ग्रहण करने का काम करते हैं। उसी तरह आप लोग को भी आवश्यकता है, ये न समझिए कि हम विकलांग हैं, हम इस हमारा कोई ना कोई शरीर का हम दिग्भरमें इंसान को किसी भी वक्त में किसी भी समय में क्या हो सकता है कोई व्यक्ति नहीं जानता है। अभी हम सही हूँ तो फिर आपके श्रेणी में हम आ सकते हैं। वैसे परिस्थिति में जब सारे समाज के लोग
महिला है, महिला के जीविका है, जीविका के स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य के पदाधिकारी है तो पदाधिकारी अपना संगठन बनाया है, मजदूर है तो मजदूर अपना संगठन बनाया है, ये छात्र है तो छात्र अपना संगठन बनाया है। तो हम चाहेंगे कि आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि ये आप लोग भी अपना संगठन बनाइए और अपने संगठन के माध्यम से हमको जो हक हिस्सा मिलना चाहिए वो लेने की आवश्यकता है। वो जब तक आप संगठित नहीं रहिएगा, पैरवी पर एक आदमी का काम हो सकता है, पैरवी पर 2 आदमी का काम हो सकता है, बाकी पैरवी पर मास बेस पर काम किसी का नहीं हो सकता है। मास बेस पर काम तभी हो सकता है जब उस समाज का, उस व्यक्ति का संगठन के माध्यम से जब वो प्रस्ताव रखेगा तभी आपको सुविधा प्राप्त हो सकता है। मैं निश्चित तौर पर बता देना चाहता हूँ कि मैं भी एक सामाजिक काम से जुड़ा हूँ, काम कर सकता है। एक आदमी प्रखंड का अपना कलेक्ट कर लेंगे आवेदन, वो आदमी जिला को भेज देंगे, जिला के आदमी एक बेर ले जाके जमा कर देंगे और सिर्फ एक दिन जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन बोर्ड बैठता है, उस दिन आदमी को सदा देह की आवश्यकता पड़ती है। तो एक दिन आएगा तो व्यक्ति उसका आसानी से काम हो जाएगा और फिर उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो जो व्यक्ति जमा किया वही व्यक्ति उठा के अपने संगठन के माध्यम से उसके घर पहुंचा देगा तो आसानी से हम इस चीज़ पर हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि बहुत निभा सकता है या आपको मदद कर सकता है। मैं निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ कि तमाम साथी से मैं भी अपना नंबर दूंगा। वो जिन साथी को किसी भी तरह का अगर उसके दिल में इस बात को समस्या उत्पन्न होता है कि नहीं, किस चीज़ की आवश्यकता है, इस चीज़ में श्रीनिवास जी को मदद की आवश्यकता है, जरूरत है, तो आप निश्चित तौर पर निर्धारित मुझसे फ़ोन कीजिएगा। किसी भी वक्त में, किसी भी समय में हम आपको मदद करने के लिए तैयार है। मैं बता देना चाहता हूँ मैं सीवान सदर अस्पताल में, मैंने पूरे सीवान में, पूरे बिहार में इस तरह का व्यवस्था नहीं करा के इलाज कराया। और जब उसको होश आया तो कहा पंडितपुरा के, मैंने पंडितपुरा फ़ोन किया तब उसके परिजन आए तो उसको गोरखपुर ले गए। वो व्यक्ति आज जिंदा है। हमारे कहने का अर्थ है कि मैंने सीवान में शुरुआत किया कि चाहे किसी भी समुदाय के व्यक्ति हो, वो लावारिस होगा तो इसी सीवान में, इसी बिहार में मैंने ये भी फैसला लिया कि कोई भी व्यक्ति का, किसी भी समुदाय व्यक्ति का अगर किसी कारणवश उसका 100 का परीक्षण अंतिम सदर अस्पताल में आता है, सदर अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम के लिए आता है, तो जो अंतिम कफन दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है, उसको मैंने आज 10 बरिस से मैंने उस व्यक्ति को कफन और प्लास्टिक में पैक करके निःशुल्क उसको घर भिजवाने का काम करता हूँ। मैंने इतनी व्यवस्था किया हूँ सदर अस्पताल में लोग के सहयोग से। मैं कोई धनी व्यक्ति नहीं हूँ, तो ऐसे लोग हमको मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। लोग ऐसे कोई भी व्यक्ति असहाय है, कोई भी व्यक्ति होश में नहीं है, अगर उसको एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे होश में है चाहे नहीं है, चाहे लावारिस हो चाहे वारिस हो, वैसे व्यक्ति को जो फर्स्ट ट्रीटमेंट लगता है, 52-90 धागा लगता है, उसको सिलाई करने में बैंडेज लगता है, रुई लगता है, तो सारी सुविधा सदर अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। बाकी मैंने लोगों के सहयोग से, मदद से मांग कर व्यवस्था करके मैंने सदर अस्पताल में रखता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के आएगा, फर्स्ट ट्रीटमेंट उसको मैंने कराने का काम करता हूँ। अभी जहाँ भी सहयोग की आवश्यकता होगी, श्रीनिवास जी 24 घंटा आपको मदद करने के लिए तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो आप कहीं मीटिंग में जाएंगे, सभा में जाएंगे, समझेंगे, तभी आपके दिमाग भी खुलेगा और आप अपना जानकारी प्राप्त करेंगे और उस जानकारी के अनुसार आप हर चीज़ को प्राप्त करने में आगे रहेंगे। तो आते हैं प्रदेश से उपाध्यक्ष महोदय से बात करते हैं और सुनते हैं उनके विशेष इस कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है, आगे हम लोग किस तरह से इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के कर रहे संचालन हमारे प्रदेश के प्रोग्राम मैनेजर भाई लालू दुल्हा जी, प्रदेश से, लेकिन सबसे दुख की बात है कि दिव्यांग मैं भी हूँ, दिव्यांग आप भी हैं। आपकी दर्द को हम समझ रहे हैं, हमारे दर्द को आप समझ रहे हैं, लेकिन जो हमारे पदाधिकारी हैं
पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर तक के जो पदाधिकारी हैं, हमारे दिव्यांग जन को भारत सरकार और बिहार सरकार की जो योजना, जो सुविधा है, वो सुगम तरीके से हमारे पास तक नहीं आ रहा। जब हम लोग किसी काम के लिए पदाधिकारी के पास जाते हैं तो विभिन्न तरह की बातें कह करके हमको जो है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बहलाने का काम करते हैं। इससे हम लोग कहीं ना कहीं निराश होकर के और जो हमारा काम है उसको छोड़ देते हैं, थक हार के घर बैठ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारा जो लाभ है हम समुचित रूप से ले नहीं पाते। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा है। वो अभियान हमारा है कि आप भी जानते हैं, यहाँ बैठे हमारे तमाम लोग जानते हैं, सभी बुद्धिजीवी लोग हैं कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग भी गौरवान्वित हैं, गर्व से कहते हैं कि हमारा भी एक दिवस है जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। उस दिवस पर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र लिखा। गांधी मैदान में हम लोग उस दिन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस को अपने दिव्यांग अधिकार दिवस के रूप में मनाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग एकता का परिचय देते हुए, सारे लोग संगठित होते हुए उनको हम लोग बताने का काम करेंगे कि महाशय, आपके द्वारा जो लागू है योजनाएं, आपके द्वारा जो लागू सुविधा है, वो आपके पदाधिकारी हमारे दिव्यांग जन को हमें क्यों नहीं देते हैं? हमें बार बार टहलाने का काम क्यों करते हैं? उस चीज़ से हमें वंचित करने का काम क्यों करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग पूछने का काम करेंगे। इसमें तमाम जो हमारे भाई हैं उनकी मदद की आवश्यकता है। आप हमें मदद करें और मदद करके अधिक से अधिक संख्या में गांधी मैदान में आने का आप लोगों का मैं आह्वान करता हूँ, न्योता देता हूँ। और आप आइए और अपने साथियों को भी लेकर के आइए। और हम लोगों ने गांधी मैदान मुहैया कराने के लिए भी पत्र सरकार को लिखा है। अगर सरकार हमारी बात पर गांधी मैदान का मुहैया नहीं कराते हैं तो उस मजबूती के साथ एकता का परिचय देते हुए हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय दिन और आज हम लोग एक कमेटी का गठन करेंगे। जितने हमारे लोग यहाँ पहुँचे हैं उतने लोगों में हम एक कमेटी का गठन करेंगे। इसमें विभिन्न पदाधिकारी का हम लोग चुनाव भी करेंगे। तो आप तमाम लोग हमें बताइए कि आपको अच्छा लगा। धीरज कुमार धनराज जी प्रदेश मीडिया इंचार्ज हैं। आप सब एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं, स्मार्टफोन है आप सबके पास। इनके द्वारा यूट्यूब चैनल चलाया जाता है। दिव्यांगजन के क्या धारा है, आपके दिव्यांग को कोई उटपटांग बोलता है उस पर आप कौन धारा लगता है, कहाँ केस करेंगे? आपके यदि कोई गलत बात बोलता है, इज्जत नहीं देता है, आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई सताता है, उस संबंध में आप किस तरह से पुलिस में जाएंगे, उसके कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे, वो सारी जानकारी आपके बड़े भैया धीरज कुमार धनराज जी के द्वारा यूट्यूब पर उपलब्ध मिलेगा। और वो हर समय एक एक वीडियो उपलब्ध करते हैं और आप सब सुनेंगे, देखेंगे। यदि आप स्मार्ट आपके संगठन बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं और आज बहुत खुशी की बात है कि आज आपके इस प्रांगण में और सिवान के इस सुगंधित धरती पे हम लोग दिव्यांगजनों का एक कार्यक्रम और आप सभी लोग आए, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के जो कार्यक्रम जो व्यवस्थापक रहे हमारे बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी डीपीजी सिवान के जो हमारे डीपीओ हैं सत्यदेव जी का मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही यहाँ के डीपीजी सिवान के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं रिंकू कुमारी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही यहाँ पर हमारे बीच आए हैं हमारे सिवान जिला के जो समाज सेवी हैं माननीय श्री नवीन रामनिवास यादव जी और तमाम दिव्यांग हैं जो आज प्राकृतिक के इस आपदा के बीच आप लोगों ने कड़ी मशक्कत करके आज इस कार्यक्रम में आज आप हिस्सा बन रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। हम सभी जो भी आज पटना से चलकर आए हम लोग आप लोगों का हृदय की गहराइयों से आप लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिव्यांगजनों की जो समस्याएं हैं वह आज से नहीं है, सरकारें बदली, लोग बदले, लेकिन दिव्यांगजनों की जो समस्या है वही की वही है। कुछ सालों में जो है दिव्यांगजनों की समस्या कुछ बदली है, ऐसा नहीं कि नहीं बदला है,
लेकिन और पीछे जाएं, आज से 5-6 साल पहले जाएं तो दिव्यांगजनों की समस्या और खराब थी। रीजन क्या है उस पर भी थोड़ा सा हम एक नजर डालने का प्रयास करेंगे। आज जो है दिव्यांगजनों की समस्या में थोड़ा सा जो बदलाव आया है बीते 5 सालों में, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है जागरूकता का, और उसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वह है हमारे डॉक्टर शिवाजी सर। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर शिवाजी सर जब कमिश्नर बने, उन्होंने एक जो सबसे बड़ा काम किया वह पूरे बिहार के दिव्यांगजनों का, पूरे बिहार में 534 प्रखंड है और उन्होंने प्रखंड स्तर पे दिव्यांगजनों को विजिट किया, वहाँ के दिव्यांगजनों से संबंधित कार्यालयों का विजिट किया और वहाँ पे जा करके दिव्यांगजनों को जागरूक करने का जो काम किया है, जिसके कारण आज हमारे दिव्यांगजन जागरूक हो गए हैं और वे जाग गए हैं। अब जब जाग गए हैं तो उनको तो ऑटोमेटिक है, जब भी कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो सोए हुए का मतलब है कि वह मृत अवस्था में, जब आप निद्रा अवस्था में होते हैं तो आपको ना कुछ याद रहता है, ना ही आपको कुछ करने की इच्छा होगी, क्योंकि आप उस अवस्था में रहते हैं जहाँ पे आपको ये कह दिया जाए कि आप मृत अवस्था में हो जाता है, जब व्यक्ति को पूरी तरह से नींद लग जाता है। और जब व्यक्ति को उठाया जाता है, तो जो जरूरत की चीजें हैं, जो शरीर उसका डिमांड करता है, जैसे भूख प्यास, वो लगना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे दिव्यांगजन जब आज जाग गए हैं तो हमारे दिव्यांगजनों को जो है अपनी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक उत्सुकता हो गई। लेकिन कमी ये है कि हमारे दिव्यांगजन इन लाभों को ले कैसे। बहुत सारे हमारे गार्जियन ग्रुप आए हैं, हमारे भाई भी हैं, एक क्लाइंट भाई आए हुए हैं, उन्होंने पहला सवाल यही किया कि आज हम यहाँ पे आए हैं तो हमको कुछ मिलेगा। तो मैंने साफ कहा कि आज आपको मिलेगा, यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। मैं मानता हूँ थोड़ा सा इनका जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, थोड़ी मंद बुद्धि है इनकी, लेकिन आज आपको मालूम होगा कि हमारे पूरे विश्व में जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, जो दिव्यांग होते हुए भी ऐसा खोज किए हैं जो ऑटिज्म से ग्रसित हैं। हमारे बल्ब का जो आविष्कार किए हमारे थॉमस अल्वा एडिसन जी ने, दिव्यांग थे। हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन जी देख लीजिए, जिन्होंने खगोलीय पिंड का बहुत सारा खोज किया। हमारे जो ये आपको आइंस्टीन जी थे, उन्होंने हमारे भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में बहुत सारी ऐसी चीजें खोज दी है जिसको लोग अभी तक उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं दिव्यांग लोगों ने ऐसा चीजों का खोज किया है जिसके बारे में आज आप पढ़ते पढ़ते आप उसको सीख नहीं पा रहे हैं। तो दिव्यांग लोगों का ही देन है। और ऐसा माना जाता है कि जब तक पृथ्वी पर ऑटिज्म के बच्चे नहीं होंगे तब तक पृथ्वी पर नया कुछ खोज नहीं होगा, ऐसा साइंस ने कहा। क्योंकि ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि वे कुछ नया कर सकते हैं। इनका पहला जवाब था कि यहाँ कुछ मिलेगा। मैंने कहा यहाँ नॉलेज मिलेगा। उनको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको जरूर समझ में आया होगा कि आज जो बातें हो रही है आप दिव्यांगजनों के लिए, वह काफी लाभप्रद है। आखिर हमारी योजनाएं कहाँ चली जाती है? असंख्य योजनाएं हैं जिसको आप अंगुली पर गिनना शुरू करेंगे तो वो गिन नहीं पाएंगे। पेंशन की योजना है, आवास की योजना है, राशन की सुविधा है, नौकरी में आरक्षण है, यूडीआईडी कार्ड की व्यवस्था है, मनरेगा में जॉब है, जीविका में आरक्षण है, जीविका में आपका अपना ग्रुप बनता है, सामाजिक सुरक्षा कोषांश से आपको लोन मिलता है, उद्यमी योजना के माध्यम से आपको लोन मिलता है। बहुत अनगिनत योजनाएं जिसमें आप लाभ ले सकते हैं। अभी एक भाई, हमारे बड़े भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए हाल ही फिलहाल बिहार सरकार की एक बहुत अच्छी योजना दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन के माध्यम से उन्होंने 2 लाख रुपया का सहयोग राशि प्राप्त किया। क्यों प्राप्त किया? क्योंकि उनको जानकारी था, उनको ये नॉलेज में था, इसलिए उन्होंने लिया। उनको मालूम था। और जितना आसान से हम बोल रहे हैं और जितना आसानी से उन्होंने बताया कि हमको 2 लाख मिला, ये उनके अंदर दिल की गहराई जानती होगी। ये 2 लाख की राशि लेने में उन्होंने कितना मशक्कत किया, हर चीज का वेरिफिकेशन इन्होंने करवाया होगा, अपना शादी का निबंधन प्रमाण पत्र बनाया होगा, वो तमाम चीजें किए। खासी हमको लगता है 3 से 4 महीना का प्रक्रिया पूरा लग गया होगा, तब जाके आपको ये राशि मिला होगा। तो जानकारी की जरूरत है। जब आप जानकार बनिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आप अपनी योजना का लाभ ले पाएंगे। किन्हीं दिव्यांगजनों की समस्याएं हैं, उनके दिव्यांगजनों के गार्जियनों को जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे बहुत सारे बड़े भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो शिक्षित हैं, जागरूक हैं, उनको भी आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा, और यह आत्मविश्वास जो है आपका नॉलेज आपको बढ़ाएगा। आप जितना जानकारी रखेंगे, आज एक साथ मैंने दिव्यांगजनों को कहा कि सबसे पहले आप हमारा जो चैनल है डॉक्टर शिवाजी सर कमिश्नर साहब का, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे दिव्यांगजन घर में बैठे
बैठे रहते हैं और वे फिजिकली प्रॉब्लम में रहते हैं। कम से कम हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जानकारी को, अपनी योजनाओं को वो जान सकेंगे, और जब वे जानेंगे तो उनके अंदर उत्सुकता होगी कि हम ये अपनी हक को लें। मनरेगा रोजगार प्रोवाइड करवा रहा है, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से लोन मिल रहा है, लेकिन समस्या क्या है, आपको अधूरा ज्ञान है। आपको लगता है कि नहीं जाते हैं, हमको देता नहीं है। देगा क्यों? आप पहले इतनी जानकारी आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि जो चीज अब योजना का लाभ लेने के लिए जा रहे हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, वह कैसे आपको मिलेगा, और यह किस पदाधिकारी के द्वारा जारी होता है, इसको कौन पदाधिकारी इस जॉब को प्रोवाइड करता है, उसकी जानकारी रखें। और साथ ही यह भी जानकारी रखें जिस पदाधिकारी के माध्यम से यह जॉब रिलीज होगा उसके ऊपर का पदाधिकारी कौन है। अब उससे क्या आपको फायदा होगा, जैसे आपने मान लीजिए मनरेगा जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, आपका मनरेगा का जॉब कार्ड बन गया, आपको रोजगार नहीं मिल रहा, तो खाली कार्ड बन जाने से आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो पेट भरने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो पैसा आपको रोजगार देगा। पैसा आपको कोई कब देगा? जब आप उसके यहाँ काम करिएगा। हम सरकार को बोल रहे हैं कि आप हमको रोजगार दीजिए, इसका मतलब आप हमको काम दीजिए, हम आपसे मुफ्त का पैसा नहीं मांग रहे हैं, हमसे आप काम लीजिए, लेकिन उसके बदले पैसा आप हमको दीजिए। क्योंकि सरकार जो है समाज से उठ के उसके लिए पैसा प्रोवाइड करती है। जॉब लोग क्यों करते हैं? जॉब में एक सिस्टम बना हुआ है, एक रूटीन बना हुआ है, जो कि सोशल वर्कर जो हमारे समाज में जो काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे राजमिस्त्री हैं, हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, तो वो जो काम करते हैं उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। हालांकि उन लोग का भी एक अपना संगठन है, जिसकी वजह से उन्होंने कर दिया है कि हमारा फिक्स है कि हम 600 रुपया पर डे का लेंगे, हम 8 बजे आएंगे, 1 घंटा का मेरा लंच होगा, शाम में हम 5 बजे चले जाएंगे। संगठन हो गया। पहले क्या थे? पहले जो हमारे जमींदार लोग होते थे, बेचारा के लगा हुआ मजदूर वर्ग का लोग काम कर रहा है, कब जाएगा? जब वो उसका जमींदार भाई बोलेंगे तब वो उसका छुट्टी होगा। लेकिन परिवेश अब बदला है, लोग जागरूक हो रहे हैं, दिव्यांगजनों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। और जब हमारे दिव्यांग भाई जागरूक हो जाएंगे, मैं भी बोल रहा था ना कि मनरेगा का आपने जॉब के लिए जॉब कार्ड बनवा लिया, अब आपको जॉब लेना है, आपको नहीं दे रहा है, आप कार्यक्रम पदाधिकारी को एक आवेदन दीजिए कि 15 दिन हो गया जॉब कार्ड बने हुए मेरा, लेकिन अभी तक हमको रोजगार क्यों नहीं मिला। 15 दिन में उन्होंने कुछ नहीं किया, दोबारा एक आप आवेदन दे दिए कि मेरे को 30 दिन हो गया लेकिन अभी तक हमको जॉब नहीं मिला, 2 बार दीजिए, तीसरा बार वो नहीं कर रहा है तो आप सीधे सामाजिक सुरक्षा कोषांग में वो लेटर दे देंगे, या कार्यक्रम पदाधिकारी के ऊपर आपका आता है वीडियो साहब, जिसको हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, उसके माध्यम से आप लेटर दीजिए। आखिर जॉब क्यों नहीं मिला? बक्सर की मैं एक बात बता रहा हूँ, बक्सर जिला जो कि वहाँ के जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं अजय सहाय, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि वहाँ उन्होंने बताया, हमसे हमारी बात होती है उनकी, 100 दिव्यांगजनों को उन्होंने वन पोषक का काम दे रखा है। ये वन पोषक होता क्या है कि सरकार जो भी जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो पेड़ लगाती है, तो जहाँ पे 100 पेड़ लगे हुए थे या लगभग 100 पेड़ में 10 पेड़ कम भी है तो उसको लगभग भी माना जाता, तो जहाँ 100 पेड़ लगे हुए हैं तो वहाँ एक दिव्यांग को रोजगार देने का ये स्कीम है। इसमें 5 साल तक का एग्रीमेंट होता है और पर महीने 1500 रुपये का राशि दिव्यांगजन को दिया जाता है। अब इसमें करना क्या है? सरकार पेड़ लगा दी, आपको देख रेख करना है, उसमें पानी निरंतर देना। पेड़ का देख रेख का मतलब क्या है? पेड़ में निरंतर पानी देना, उसके आसपास का थोड़ा झाड़ जंगल की सफाई करते रहना, बस हो गया। सुबह 1 घंटा काम कीजिए, शाम में 1 घंटा काम कीजिए, आपका काम हो गया। ये तो वन पोषक की बात होगी। यदि आप मनरेगा के अंतर्गत पेड़ लगाते हैं तो उसके माध्यम से भी सरकार आपको 198 रुपया समथिंग पैसा, अर्थात ओवरऑल 200 रुपया का सहयोग राशि, अर्थात मनरेगा जॉब के अंदर 100 दिन का काम होता है 1 साल का, उसमें वित्तीय वर्ष 1 साल में आपको 100 दिन का काम मिलेगा, जिसमें पर डे आपको लगभग 200 रुपया आपको मिलेंगे। तो साल में आप लगभग 200 गुना 100 कर ले तो लगभग आप 20,000 रुपया 1 साल में आप कमा सकते हैं। और उसमें आपको काम क्या करना है? सुबह शाम 1 घंटा आपको काम करना है। बाकी के समय में आप और भी कोई छोटा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। जीविका के माध्यम से आप लोन ले लीजिए, वहाँ 10,000 से लोन शुरू करता है और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहने पर वो आपका लोन 1.5 लाख तक में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस लोन से पहले छोटे स्तर पर हम कोई बिजनेस करते हैं, 10,000 20,000 का लोन उठा करके कुछ घर से कुछ पैसा मिला के एक छोटा सा जनरल स्टोर का दुकान हम खोल सकते हैं। और दुकान खोलने के बाद हम लोग जो है उससे जो अर्न करेंगे फिर उसमें फिर क्या है, एक बड़ा सा शॉप कर सकते हैं, आपको जीविका आगे लोन भी बढ़ा देगी। उसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा कोषांग में भी लोन की व्यवस्था है, वहाँ पे भी आपको लोन मिल जाएगा। जीविका में एक और स्कीम है, वहाँ पे आपको गाय पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, मछली पालन के लिए आपको वो व्यवस्था देती है। गाय के लिए आपको गाय शेड बनवा देगी, जिसमें आपको 1,60,000 रुपये का स्कीम है। मतलब यदि आप गाय शेड बनवाते हैं तो वहाँ 1,60,000 रुपये मनरेगा के तरफ मिलेगा और वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपको सरकार को पैसा देना नहीं है, मनरेगा के तहत वो आपको बना दिया गया, आप
उसमें गाय पालन करके आप अपना जीविकोपार्जन कीजिए। अब आपको लगा कि ये गाय कहाँ से आएगी, तो सामाजिक सुरक्षा में गाय पालन का एक ट्रेनिंग है 25 दिन का, वो गाय पालन का ट्रेनिंग कर लीजिए। फिर सरकार आपको प्रति गाय जो है 2 गाय का पेड़ बनाता है, 2 गाय में आपको उसमें लोन देता है 2 लाख रुपया, 4 गाय में आपको 3 लाख रुपया है, उस तरह से लोन मिलता है। तो आपको गाय की भी व्यवस्था हो गई, शेड भी आपको सरकारी मिल गया। अब अपना काम कीजिए। अब वो जो हम गाय के जो कॉस्ट बताए उस कॉस्ट में आपको ऐसा गाय मिलेगा जो पर डे आपको 10 लीटर से ऊपर दूध देगा। अब मान के चलिए आप 3 गाय भी आप यदि पालते हैं तो 3 गाय में 30 लीटर का दूध अर्न कर पाते हैं, तो 30 लीटर में यदि आप घर में भी 3 किलो खाते हैं तो 27 लीटर दूध आप पर डे बेचते हैं, और 1 लीटर दूध का कीमत यदि 40 रुपया पड़ता है तो 27 गुना 40 कर लीजिए, तो आपको पर डे कितना का इनकम होगा? पर डे आपको 1080 रुपया का इनकम होगा। तो आप समझ सकते हैं, आपको सोचना है। कुछ दिव्यांगजन ऐसे जो ब्लाइंड है हमारे, उनके लिए भी बातें चल रही है कि उनको कैसे रोजगार मुहैया कराया जा सके। क्योंकि बिहार थोड़ा पिछड़ा हुआ, यही आप यूपी में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, एमपी में, मध्य प्रदेश में चले जाइए, वहाँ व्यवस्थाएं और बेहतर है, वहाँ थोड़ा सा हाईटेक है। मैंने बेंगलोर भी गया है, मैं यही मुजफ्फरपुर से मैंने डिप्लोमा इन CBR किया, और वहाँ से हमारे जो एग्जाम्स हुए थे हमारे बेंगलोर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जब मैं एग्जाम देने के लिए तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे ब्लाइंड लोगों का जो है यूनिवर्सिटी देखा, जहाँ पे मैंने ब्लाइंड दिव्यांगजनों को देखा कि वे कैसे फराटेदार वो कंप्यूटर चला रहे हैं, फराटेदार वो दूरदर्शन में काम कर रहे हैं, फराटेदार वो हर काम कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी होती है। थोड़ा मैनेजमेंट जो हमारे सरकार में भी कुछ कमी है, लेकिन जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जो डेम एंड डेफ हैं, गूंगे और बहरे हैं, उन तमाम लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था है। और सरकार हमारे जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था तो कर रही है, लेकिन उनके रोजगार की व्यवस्था के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन जो प्रयास नहीं हो रहा, जैसा कि अभी आपको अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अभी हम लोग पिछड़े हुए हैं। अभी मान लीजिए बहुत सारे राज्यों में पेंशन कहीं पे 2000 है, राजस्थान में 2000 मिल रहा है, दिल्ली में 2500 मिल रहा है, आखिर बिहार में 400 क्यों मिल रहा है? इसके पीछे भी थोड़ी बहुत कमी है। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से जो हमारे आपके अंदर राज्य सरकार के या भारत सरकार के पेंशन भोगी हैं, जिस प्रकार से आप उनका पेंशन आपने बढ़ाया 14%, तो हमारा भी तो पेंशन बढ़ना चाहिए था ना। वो 400 पे ही क्यों टिका हुआ है? उसको भी तो आप बढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उसको 10,000 कर दीजिए, 5,000 कर दीजिए, लेकिन आप ये सोचिए कि उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। 400 से उसको 1000 रुपये ही करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली के जैसा आप 2500 कर दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थान के जैसा 2000 कर दे, आप उसको बढ़ाते जिससे कि हम लोग का भी थोड़ा मनोबल बढ़ता। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे दिव्यांग जानते ही नहीं है। बिहार सरकार के अंदर के जितनी भी सरकारी बसें चलती है, बिहार परिवहन की निगम, उसमें बस पास दिव्यांगजनों का बनाया जाता है। आप यदि बस पास बनाते हैं तो आप किसी भी सरकारी बस में 60 किलोमीटर का मुफ्त का सफर कर सकते हैं। आप रेलवे पास बना सकते हैं, कंसेशन में आप और अपने किसी एक परिचित व्यक्ति के साथ, जिसको स्पॉट कहते हैं, उसके साथ आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं। तो उस प्रकार से आपको अपने अंदर के नॉलेज को, अपने जानकारी को बढ़ाना होगा। आप बहुत सारे पीछे क्या था, आज से 5 से 10 साल पहले जाइए तो दिव्यांग समझते थे कि 400 पेंशन मिल रहा है, यही दिव्यांग होने का फायदा है, ना तो यही दिव्यांग होने का जो है समस्या है। बस मात्र 400, उसको आप कीमत ही कहें। अध्यक्ष महोदय ने सही कहा। आप बोलिए, लेकिन आज के समय में परिवेश बदला है। आज बहुत सारी चीजें जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मालूम होगा। मुख्यमंत्री ऋण योजना भी है, जिसमें 5 लाख रुपया तक का आपको ऋण मिलता है दिव्यांगजनों को पढ़ने के लिए। आप वहां से भी आगे बढ़ सकते हैं। दिव्यांगजनों को नौकरी में आरक्षण है, 4% का आरक्षण लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी रिक्तियां कम आती है। सरकार से मैं ये भी बात कहने वाली हूँ कि जो बैकलॉग वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी मतलब होता है कि सर जो विभागीय चीज होता है ना, उसमें सही रूप से रिक्ति नहीं निकलता है। अब जैसे हम लोग का 4% का आरक्षण है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 100 सीट हमारा निकला है तो 4 को दिव्यांग का होगा। लेकिन इस तरह से सरकार नहीं करती है। उसमें वो क्लियर कर देगा कि 1% का। हाल ही फिलहाल शिक्षक नियोजन का जो चला, बहाली चला, उसमें बहुत सारा देखा गया कि फेरबदल हो गया। पहले सरकार कुछ बैकलॉग वैकेंसी निकाली, बाद में उसको चेंज कर दिया, तो उसमें भी दिव्यांगजनों की समस्याएं हो रही। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम लोग को मिलकर करना पड़ेगा। मैं जिसको आप जान करके, देख करके आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो जरूरत है आत्मविश्वास बढ़ाने की, दिव्यांगजनों के गार्जियनों को जागरूक होने की, हमारे समाज के बड़े भाई, हमारे छोटे भाई जो भी शिक्षित हैं उनको जागरूक होने की, हमारे समाज सेवियों को जागरूक होने की। और सर ने बहुत अच्छी बात बताई, इन्होंने जिस तरह से अपने सिवान जिला में जो नायाब पहलू किए हैं वह काफ़ी सराहनीय है। मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि हमारे सीवान जिला के दिव्यांगजनों को जो है हाथ पकड़ के आगे उनको ले जाएं, और वे जिस तरह से अपनी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं उनको उन योजनाओं को लाभ देना है।
मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप आगामी जो 3 दिसंबर 2021 को पटना के गांधी मैदान में हम लोगों ने जो दिव्यांग सम्मेलन का आयोजन करने का जो संकल्प लिया है उसमें आप लोग अपनी भागीदारी निभाएं। साथ ही हमारे जो युवा वर्ग के दिव्यांगजन हैं उनसे मैं काफ़ी प्रसन्नचित हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिस जोश और जुनून के साथ आए हैं, आप संगठन से जुड़े हैं, आप लोग पटना के गांधी मैदान में आइए और हमारे द्वारा जो आंदोलन, उसका नाम नहीं दिया मैंने सम्मेलन दिया, दिव्यांग अधिकार सम्मेलन को आप सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। तो आइए इस सम्मेलन के लिए जो कुछ भी कोर कमेटी का जो गठन होना है, जिसका गठन माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से होगा, उसमें आज आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और अपने दायित्व को दिखाते हुए समाज सेवा में भी अपना कैरियर बनाइए। समाज सेवा से आज बहुत लोग आगे बढ़े हैं, समाज सेवा से बहुत लोगों का पहचान हुआ है, तो आप लोग भी थोड़ा दिव्यांगजनों को मदद करें। इसलिए तो कहा गया है ना कि जो व्यक्ति फूल बेचते हैं ना, उनके हाथ से कभी बदबू नहीं आती, अर्थात जो अच्छा काम करते हैं ना, उनका कभी गलत हो ही नहीं सकता, उनका भी अच्छा होगा। तो एक छोटा सा सोच यदि आप लेके चले तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और मैं हमेशा अपने लोगों के बीच कहता हूँ कि थोड़ा वक्त तो लगेगा, थोड़ा वक्त तो लगेगा। कहना है क्या कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब हम अपने अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि आप जो है कमेटी का गठन करें और हमारे जितने भी युवा लोग आए हैं उनको एक नया जवाबदेही देकर उनको सुदृढ़ करें और उनके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाएं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।